मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस कक्षा में। और हम लोग एक लंबे टाइम पीरियड के बाद मिल रहे हैं और इसमें मतलब स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम आ गई थी तो क्लासेस नहीं हो पा रही थी। जी हाँ, इलाहाबाद में डेंगू का कहर काफ़ी बरसा है तो उस कहर की चपेट में मैं भी आया था। हाँ जी हाँ। एंड बाकी चीज़ें हैं, छोड़िए उसको। बट हम लोग अपनी इस दौरान जब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी पढ़ रहे हैं, मतलब भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, और इसको पढ़ने के क्रम में हम लोगों ने भी फर्स्टली की मतलब प्रियम्बल को देखा था, ठीक है। फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट को देखे थे हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद डीपीएसपी को देखे थे, ठीक है। फिर देन फंडामेंटल ड्यूटीज को देखे थे, ठीक। मतलब प्रस्तावना को देखे थे। प्रस्तावना से पहले कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड देखे थे, कुछ शब्दावलियों को देखे थे हम लोगों ने। मतलब हम लोगों ने देखने की कोशिश की थी और देखने के साथ साथ हर चीज़ को हम लोगों ने समझने की भी कोशिश की है उसके साथ साथ। तो कुछ संवैधानिक से रिलेटेड मतलब संबंधित शब्दावलियाँ थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रस्तावना को देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने मौलिक अधिकार को देखा। फिर हम लोगों ने राज्य के नीति निदेशक तत्व को देखा। फिर हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य को देखा। और ये भारतीय संविधान का इसमें दर्शन पाया था। और एक कहीं ना कहीं इसको समझना अपने आप में एक जटिल मतलब सबसे जटिल पार्ट यही होता है भारतीय संविधान को समझने के क्रम में। अगर आप इसको समझ ले गए तो फिर ठीक है। एक समझ विकसित करना होलिस्टिक वे में इसी टॉपिक से होता है। अगर आप इसको समझ गए तो फिर काफ़ी बेहतर है। और इसके बाद हम लोग कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसमें भाग ए मतलब भारतीय संविधान के भाग एक में हम लोग देखेंगे आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आज देखेंगे। फिर उसके बाद सिटीजनशिप को देख लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद संघ की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, ठीक है। फिर उसको देखते हुए मतलब आगे बढ़ेंगे। जी हाँ। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा बिल्कुल में सोचना कि अगर अपन स्टार्ट किए हैं तो छोड़ देंगे, ठीक है। जी नहीं, शुरू से किए हैं तो जहाँ तक इसकी एंडिंग पोजीशन होती है ना वहाँ तक लेके जाऊँगा, ठीक है। जहाँ पे ख़त्म होता है सब्जेक्ट। और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा यार ना। पेशेंस तो रखना पड़ेगा अपने को थोड़ा सा ना। हाँ तो आज हम लोग क्या देखेंगे, मतलब संविधान के भाग एक को देखेंगे जिसमें क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग एक, इसमें क्या आता है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, ठीक। तो इसमें आर्टिकल 1 में सबसे पहले है कि मतलब अनुच्छेद 1 में कि इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। मतलब भारत के जो इंडिया है और भारत मतलब ये जो दोनों है कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है इसके, मतलब इंडिया और भारत इसके संवैधानिक नाम है। जैसे आप कहीं देखते होंगे किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी में तो दिखाता है भारत सरकार, हिंदुस्तान सरकार नहीं देखे होंगे आप कहीं पे, इंडियन गवर्नमेंट देखे होंगे आप, ठीक है। हाँ तो ये जो इंडिया था, इंडिया दैट इज भारत, मतलब जो भारत होगा वो राज्यों का संघ होगा और भारत राज्यों का संघ होगा, ना कि ये राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। जैसे अमेरिका राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है, जैसे कि अमेरिका फेडरेशन है बट इंडिया फेडरेशन नहीं, इंडिया क्या है यूनियन है। जी हाँ, आप लिख लो कि ये ना यह संवैधानिक नाम है।
ठीक है। और भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना, कि हमारे संविधान में मतलब संघ यानी यूनियन शब्द का प्रयोग है, ठीक है। जी हाँ। मतलब आप इसको जैसे कि अमेरिका जो है, अमेरिका राज्यों के बीच समझौतों का परिणाम है। जैसे कि अमेरिका में राज्यों के बीच आपसी समझौता हुआ है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। आप इसमें लिखना चाहो तो लिख लो एक लाइन की, हाँ, कि भारत के संविधान में फेडरेशन की जगह यूनियन, मतलब परिसंघात्मक जगह संघ, ठीक है। अब इसको इंग्लिश से जानो, इसको फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, जो अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था से भारत की संघात्मक व्यवस्था के अंतर को दिखाता है, ठीक है। मतलब भारत के संविधान में फेडरेशन की जगह किसका प्रयोग हुआ है? यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कि अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था से भारत की संघात्मक व्यवस्था को अलग दिखाता है, कि अंतर को दिखाता है, ठीक है। हाँ, और इसके अनुसार है जैसे कि आर्टिकल 1 मतलब अनुच्छेद 1 के अनुसार दो संकल्पनाएं आती है ना, ठीक है। एक यूनियन ऑफ इंडिया, एक टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब एक भारत का संघ और सेकेंड भारत का क्षेत्र। मतलब अगर देखेंगे तो आप इसमें जब भारत का संघ कहते हैं तो भारत के संघ में इसमें संघ और राज्य शामिल है, मतलब जिनके बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। मतलब इसमें राज्य और संघ के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। मतलब आर्टिकल 1 के अनुसार दो संकल्पनाएं निकल के सामने आती हैं, जिसमें भी फर्स्ट वन क्या होता है कि भारत का संघ मतलब यूनियन ऑफ इंडिया, और देन सेकेंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसमें जो भारत का संघ है इसमें बस राज्य शामिल है, मतलब संघ और राज्य शामिल है, और इनके बीच शक्तियों का विभाजन है। और जो हाँ जी, लिख लो अब इसको पहले कि भारत का संघ
देखो अभिव्यक्ति में संघ और राज्य शामिल है, ठीक, जिनके बीच शक्ति का विभाजन किया गया। और जो भारत का क्षेत्र है ना, मतलब इसमें बस जो भारत का संघ है, इसमें संघ और राज्य को बस शामिल किया गया है। लेकिन जो भारत का क्षेत्र है ये अपने आप में एक व्यापक अभिव्यक्ति है, मतलब अपने आप में एक व्यापक चीज है कि व्यापक अभिव्यक्ति है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को शामिल किया गया है। जैसे कि इसके अंतर्गत मतलब राज्य का क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र, ठीक है, या भारत के द्वारा कोई क्षेत्र अधिग्रहित किया जाता है। हाँ, लिखो आप कि भारत का राज्य क्षेत्र एक व्यापक अभिव्यक्ति है, जिसके अंतर्गत वह संपूर्ण क्षेत्र शामिल है, जिस पर भारत की समरूपता है, ठीक। मतलब कि इसमें जो भारत की समरूपता जहां तक है, जैसे कि जो भारत क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया में उन सारी चीजों को शामिल किया जाएगा जिस चीज पे भारत की इंडिया की सॉवरेंटी होगी, जिस चीज पे भारत की संप्रभुता होगी। मतलब भारत का राज्य क्षेत्र एक व्यापक अभिव्यक्ति है, एक मतलब एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, उस नजरिए से जाके देख रहा है इसको, और जिसके अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को शामिल किया जाता है। मतलब वो सारा क्षेत्र जिस पर भी भारत की संप्रभुता होगी, और कल भारत की संप्रभुता पाकिस्तान पे हो जाएगी पूरी पूरी, अगर पाकिस्तान को हम कब्जे में कर लेंगे अपने, तो मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आएगा। मतलब जिस चीज में भारत की संप्रभुता सम्मिलित हो, और संप्रभुता को हम लोग एक बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं, देख चुके हैं कि संप्रभुता का मतलब भी हम लोग अच्छे से समझे। मतलब कि संप्रभुता का मतलब ये होता है कि कोई भी देश संप्रभु देश तब होता है जब वो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है। और इसको हम लोग प्रियम्बल में बहुत ही विस्तार से देखे थे एक एक शब्द को। तो उन सारी चीजों को आप कोरिलेट करो, देन आपको समझ में आएगा। जी हाँ, हाँ, मतलब जिस पर भी भारत की संप्रभुता होगी वो भारत के क्षेत्राधिकार, मतलब क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। इसमें आप लिखो कि मतलब इसी में ना, भारत के क्षेत्र में तो लिखो कि इसके अंतर्गत निम्न क्षेत्र, मतलब नीचे जो लिखे हैं निम्न क्षेत्र शामिल है, ठीक। वो पहला राज्यों का क्षेत्र, ठीक। सेकेंड केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र। तीसरा अधिग्रहित क्षेत्र, मतलब एक्वायर्ड एरिया।
ठीक है। मतलब इसके अंतर्गत राज्यों का जो भी क्षेत्र है, मतलब जो भी राज्य, जैसे 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, तो ये सारा एरिया कवर होगा इसमें, मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंतर्गत। और अधिग्रहित क्षेत्र, जैसे कि कोई चीज, जैसे कि कुछ हम लोग युद्ध के द्वारा, मतलब युद्ध के दौरान हम किसी भी देश पे आक्रमण करके उस क्षेत्र को, किसी विशेष क्षेत्र को या उस देश को कब्जे में कर लेते हैं अपने, तो वो यूनियन ऑफ इंडिया में नहीं आएगा, वो टेरिटरी ऑफ इंडिया में आएगा, आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग, ठीक। या किसी देश से हम कोई संधि कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, ठीक है, और उसका कुछ क्षेत्र अपने देश में मिला लेते हैं, कुछ उसका क्षेत्र एक्वायर्ड कर लेते हैं, तो वे टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आएगा। ऐसा नहीं कि वो यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आएगा, यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत वो संघ और राज्य ही आएंगे। और इसमें टेरिटरी ऑफ इंडिया में भारत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राज्यों का भी क्षेत्र आएगा, और हाँ, केंद्र शासित प्रदेश का भी क्षेत्र आएगा, जी हाँ, और अधिक जो भी क्षेत्र अधिग्रहित किए जाएंगे, ठीक है। हाँ, एक सेकंड। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। जी हाँ, अब इसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 को देखते हैं, ठीक है। इसमें मतलब क्या है, मतलब टेक्निकल उसका मतलब, इसको अगर आसान भाषा में लिखे तो संसद किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है। जैसे इसमें अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग क्या है कि संसद किसी विदेशी क्षेत्र को, मतलब अगर कोई विदेशी क्षेत्र है उसको भारत में शामिल कर सकती है। मतलब आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग ये प्रोविजन है इसका कि हाँ, संसद चाहे कोई विदेशी क्षेत्र हो, उस विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है, भारत में उसको मिला सकती है। लेकिन इस पे विवाद तब होता है बेरुबारी केस में, मतलब बेरुबारी विवाद में। जी हाँ, मतलब जैसे कि एक गलियारे की समस्या आती है, जैसे कि यहाँ पे जैसे ठीक है, इधर ही हो गया, मतलब जैसे यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है, और यहाँ पे इंडिया है, जैसे एक गलियारा हो गया, और ऐसे ऐसे है, ठीक। जैसे इनकी सीमा लगती है, जैसे इनके बॉर्डर जो है, मतलब आप मानो कि जैसे इनके बॉर्डर है, ये इंडिया का बॉर्डर है और ये बांग्लादेश का है, मतलब कि इंडिया का बॉर्डर ऐसे है, ऐसे है भाई साहब, ऐसे 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 यहाँ तक है। फिर ए किसका बॉर्डर है, ये बांग्लादेश का है, ये बांग्लादेश का बॉर्डर है, ये बांग्लादेश का बॉर्डर है। तो इसको सीधा करना है, अगर इसको अगर अपन सीधा कर लें बीच में से करके, तो कुछ मतलब कुछ बांग्लादेश पार्ट अपना इंडिया को देते हैं और इंडिया ये वाला अपना पार्ट किसको देते हैं, बांग्लादेश का, बांग्लादेश को।
तो इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत फायदा हो जाएगा। जिसको फेंसिंग करनी हो, इसको घेरना हो, यहाँ पे पेट्रोलिंग करनी हो, तो कितना ज्यादा समय लगेगा यहाँ पे। जैसे कि अगर ए ऐसे रहेगा तो इसकी दूरी बहुत ज्यादा रहेगी ना, और आपको इसको कवर करना है, यहाँ पे अगर सुरक्षा देना है तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आर्मी पूरी लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर यही बॉर्डर सीधा हो जाएगा तो यहाँ पे पेट्रोलिंग करना भी बहुत आसान होगा। ठीक है, सीधे अगर सीधा बॉर्डर रहेगा तो यहाँ पेट्रोलिंग करना इनके लिए भी आसान होगा, आपके लिए भी आसान होगा। तो यहाँ पे सैनिक बचेंगे। ठीक है, मतलब सैनिक कम लगाने पड़ेंगे इससे। नहीं तो ऐसे भाई साहब ऐसे 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 पूरा ऐसे लेके यहाँ तक ऐसे ऐसे लगा रहेगा ना पूरा सैनिक, और ये सीधा तो बस यहीं तक लगा है। तो इससे दोनों देशों के बीच समस्या, मतलब समस्याओं का समाधान आराम से हो सकता है इसमें। तो बेरूबारी एक जगह के नाम है। ठीक है, मतलब वहां के लोगों ने इसका विरोध किया था कि जो भारत में, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग जो प्रावधान है, उसमें यह प्रावधान नहीं है कि आप, मतलब भारत भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को दे सकता है। इसमें यह प्रावधान जरूर है कि भारत किसी विदेशी क्षेत्र को अपने देश के अंदर शामिल कर सकता है, लेकिन यह प्रावधान नहीं था कि भारत अपने राज्य को किसी विदेशी राज्य में सम्मिलित कर दे, अपना राज्य किसी विदेशी राज्य को दे दे। तो बेरूबारी विवाद इसी को लेकर होता है। ठीक है, जी हाँ। लिख लीजिए यहीं पे कि बेरूबारी विवाद 1960। इसमें क्या हुआ कि मतलब पहले था कि भारतीय क्षेत्र, मतलब यहाँ के लोगों ने विवाद किया कि भारतीय क्षेत्र विदेशी राज्य को नहीं दिया जा सकता नहीं। ठीक है, और इसमें आप लिखो कि मतलब इसको एक बात होता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट आती है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संसद संविधान संशोधन द्वारा भारतीय क्षेत्र को विदेशी राज्य को समर्पित कर सकती। इसमें कि जैसे कि बेरूबारी की मतलब एक जगह है, वहां के लोगों ने इसका विरोध किया कि नहीं, अगर आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग प्रावधान है तो प्रावधान ये है कि भारत किसी विदेशी राज्य का अपने देश में विलय कर सकता है, लेकिन भारत किसी विदेशी राज्य को अपना क्षेत्र नहीं दे सकता है। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय सामने आता है, तो सर्वोच्च न्यायालय निर्धारित करता है कि अगर संसद संविधान संशोधन करे,
अगर संसद मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करे तो भारतीय क्षेत्र को विदेशी राज्य को समर्पित किया जा सकता है। जी हाँ, ठीक है। और इसके बाद हम लोग कुछ अमेंडमेंट देख लेते हैं ना विलेज संबंधित। अभी इसको इसका लेटेस्ट अमेंडमेंट संविधान संशोधन में देखेंगे, जिसमें कि भारत अपने 100 से ज़्यादा गलियारे बांग्लादेश को देता है और बांग्लादेश 51 गलियारे भारत को देता है, ठीक है। हाँ, इसको देखते हैं बिना, लेकिन इसको सीरियल से देखते हैं कुछ संविधान संशोधन को, जिसमें 35वां संविधान संशोधन 1974, ठीक है। इसके द्वारा सिक्किम का भारत में विलय किया गया, ठीक है। मतलब 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा, इसके द्वारा सिक्किम का भारत में क्या किया गया, विलय किया गया। मतलब सिक्किम में पहले ग्याल था, वहां पे राजशाही व्यवस्था थी, तो उसके विरुद्ध, ग्याल के विरुद्ध वहां के क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया और वहां के क्रांतिकारियों ने भारत में सिक्किम के विलय का समर्थन किया कि हम भारत मतलब सिक्किम को हम भारत में मतलब सिक्किम का हम लोग भारत में विलय चाहते हैं, वहां के क्रांतिकारियों ने। और सिक्किम भारत में विलय हो गया और उन्होंने अपनी आजादी हमें समर्पित की। जी हाँ, जी मतलब वहां पे आप इसको भी इतना समझ लो कि 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम का भारत में विलय किया गया था। और यहाँ पे पहले राजशाही व्यवस्था थी, तो वहां पे उन लोगों ने सोचा, वहां के क्रांतिकारियों ने, कि हम एक राजशाही व्यवस्था, राजतंत्र में जीने से अच्छा है कि एक लोकतांत्रिक देश में जिए। जी हाँ, और सिक्किम को 1974 में भारत का एक राज्य बना दिया गया उसके बाद। हाँ, जी हाँ, आप लिखो उसके पहले, कहाँ है परेशान है। ये 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत में एक राज्य का दर्जा दिया गया। और उस टाइम पे भारत में 21 राज्य थे, तो उस टाइम पे 22वां राज्य बना था सिक्किम इंडिया में, ठीक है। और इसके बाद मतलब लेटेस्ट अमेंडमेंट से लेकर 100वां संविधान संशोधन हुआ 2015 में, ठीक है। 1
आप इसको लिख लो कि इसके द्वारा भारत बांग्लादेश सीमा समझौता को लागू किया गया और इसके तहत भारत ने 111 गलियारे बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश ने 51 गलियारे भारत को दिए। ठीक, मतलब लेटेस्ट अमेंडमेंट 7वां संविधान संशोधन 2015, मतलब संसद एक संशोधन लेके आती है, हाँ, जिसमें उसको कहते हैं कि 7वां संविधान संशोधन 2015, इसके द्वारा भारत और बांग्लादेश, मतलब इंडिया और बांग्लादेश के बीच सीमा समझौता लागू होता है और इसके तहत जो भारत है ना अपने 111 गलियारे बांग्लादेश को देता है और बांग्लादेश 51 गलियारे भारत को दे दिया। जैसे कि मैं बताया ना कि ऐसे ऐसे था इनका, ठीक है। तो इसमें दोनों को प्रॉब्लम है, दोनों की आर्मी ज़्यादा लग रही है, यहाँ पे हर चीज़ से फ़ायदा ना, यहाँ पे पेट्रोलिंग हो रही है, अगर यहाँ से ऐसे पेट्रोलिंग करना है इनको, हर चीज़ यहाँ से रेगुलेट करनी है तो इतनी लंबी दूरी तय करनी है इनको, ठीक है। और ऐसे सीधे हो जाएगा तो बहुत कम हो जाएगा ना, मतलब हर चीज़ यहाँ पे आसान होगी, यहाँ पे ट्रांसपोर्टन चार्ज भी बचेगा, मतलब ट्रांसपोर्ट चार्ज भी बचेगा, ठीक है। आर्मी भी कम लगानी पड़ेगी अपने को यहाँ पे, हाँ। जी हाँ, मतलब भारत से फायदा है। तो इसी को मतलब लागू करने के लिए 7वां संविधान संशोधन किया गया और इसके द्वारा मतलब भारत बांग्लादेश आपस में समझौता होता है भारत और बांग्लादेश के बीच, जिसमें भारत 111 गलियारे बांग्लादेश को देता है और बांग्लादेश 51 गलियारे भारत को देता है, ठीक है। जी हाँ, ठीक है गाइस, हाँ, थैंक यू सो मच। और पेन अपनी थोड़ी स्लो है तो मतलब आगे कंटिन्यू कल करेंगे और कल इस पार्ट को अपन ख़त्म कर लेंगे। एंड थैंक यू सो मच एंड जय हिंद मित्रों। और क्लासेस रेगुलर होंगी अपनी अब, हाँ जी, थैंक यू, जय हिंद मित्रों।